स्टूडेंट, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक प्रबंध वाला ही, उससे थोड़ा नेक्स्ट शुरू करते हैं हम। लास्ट वीडियो में हमने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत पढ़े थे। अब हम क्या करेंगे, पद्धतियां, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो WF टेलर थे हमारे, FW टेलर, उन्होंने हमें 9 टेक्निक दी थी। उनमें जो सबसे फर्स्ट टेक्निक आती है वो है क्रियात्मक फोरेंसिक। कौन सी है? क्रियात्मक फोरेंसिक। इसके जन्मदाता फ्रेडरिक W टेलर ही हैं। यह पूरी तरह से विशिष्टीकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? विशिष्टीकरण पर आधारित है। इसके अंतर्गत विशेषज्ञों की योग्यता का पूरा लाभ उठाया जाता है और क्रियात्मक समन्वय में कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर प्रत्येक काम को एक विशेषज्ञ को सौंप दिया जाता है। इसके अंतर्गत कारखाना प्रबंधक के कार्यों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला नियोजन अधिकारी, फिर दूसरा उत्पादन अधिकारी। दोनों विभागों में 4-4 विशेषज्ञों को नियुक्त कर दिया जाता है। 4-4 विशेषज्ञों को। नियोजन अधिकारी जैसा कि नाम से क्लियर है, प्लानिंग। इसके अंतर्गत किसी भी काम को रिगार्डिंग प्लानिंग पे फोकस किया जाता है। इसमें 4 लिपिक होते हैं, यानी 4 कलरक होते हैं। फर्स्ट जो कलरक होता है वो होता है कार्य मार्ग लिपिक। कौन सा होता है? कार्य मार्ग लिपिक। किसी विशेष कार्य को पूरा करने का क्रम क्या होगा, किस किस मार्ग से होकर कार्य को अंतिम रूप दिया जाएगा, इसके साथ ये निश्चित करता है कि आज क्या कार्य करना है और कहां पर करना है। नंबर 2 पर नियोजन अधिकारी में जो आता है वो आता है संकेत कार्ड लिपिक। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, संकेत कार्ड लिपिक। इसका कार्य क्या होगा? इस कलरक का काम संकेत कार्ड तैयार करना होता है। जो संकेत कार्ड तैयार करके टोली नायक को दे देता है। इस संकेत कार्ड पर कार्य की प्रकृति, क्या काम करेंगे, किस विधि से काम होगा, कौन कौन सी सामग्री उस काम में यूज होगी और किस मशीन पर काम करना है, संकेत मार्ग कार्ड लिपिक को ये सारे उस कार्ड पर, संकेत कार्ड पर लिखकर टोली नायक को सौंपना होता है। समय व लागत लिपिक, टाइम और कॉस्ट कलरक। टाइम जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये कार्य कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, यानी किसी कार्य में लगने वाला समय कितना होगा, कब A शिफ्ट शुरू होगी, कब B शिफ्ट शुरू होगी, ये काम का निर्धारण समय व लागत लिपिक के द्वारा किया जाता है। तथा उत्पादित वस्तु की लागत, जो भी वस्तु आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं एज ए लेबर, उस वस्तु में कितना लागत लगेगी, कितनी मटेरियल यूज होगा, ये निर्धारण करना भी किसका काम होता है? समय व लागत लिपिक का काम होता है। उत्पादित वस्तुओं की लागत कितनी आएगी, यह सब समय व लागत लिपिक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नंबर 4 पर है अनुशासन अधिकारी। नाम क्लियर है, ये इसका काम ये सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक कार्य सिस्टमैटिक, जो भी प्लानिंग की गई है, कार्य उस प्लान के अनुसार ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कारखाना प्रबंध के कार्यों को 2 भागों में बांटा था। नियोजन अधिकारी जो कि प्लान करता है, इसमें ये 4 अधिकारी आते हैं। तो दूसरा था उत्पादन अधिकारी। दूसरा क्या है? उत्पादन अधिकारी। फर्स्ट जो है हमारा वो है टोली नायक, जिसे गैंग बॉस के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम क्या है? एक संस्था में काम करने वाले सभी लेबर्स को क्या किया जाता है? टोलियों में, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और प्रत्येक ग्रुप का एक बॉस होता है, जिसे टोली नायक के नाम से जाना जाता है। यह इसका मुख्य कार्य सुनिश्चित करना है कि श्रमिक व मशीन, यानी लेबर और मशीन दोनों उत्पादन करने की स्थिति में है या नहीं। इनके लेबर को, काम को, उत्पादन को जारी रखने के लिए जो जो सामग्री चाहिए, वो इसका काम होता है। मशीन सही है तो, और उस लेबर को काम करने के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो उसे उपलब्ध हो गई है या नहीं, ये टोली नायक को अपने अपने ग्रुप में निश्चित करना होता है। नंबर 3 गति नायक, जैसे स्पीड बॉस। गति नायक का काम है कि सभी लेबर अपना काम, जो कि गति निर्धारित की गई है, जो उनके काम की जो स्पीड है उस अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं, ये देखना होता है। अगर नहीं तो क्या कारण है कि काम निर्धारित स्पीड से नहीं हो रहा है, क्या मशीन खराब है, तो वो उस कारणों की खोज करता है और उनकी समस्याओं का समाधान करता है। नंबर 3 पर है मरम्मत नायक, जो कि कौन है? रिपेयर बॉस के नाम से भी हम इसे जानते हैं। जैसा कि इसका काम है मशीन तथा औजार, क्योंकि लेबर काम करने के लिए काम किस पर करता है? मशीन पर करता है। उसे औजारों, टूल्स की जरूरत होती है। उसका काम, मरम्मत नायक का काम है, कोई मशीन खराब तो नहीं है, उसे काम करने की पोजीशन में बनाए रखने, ताकि पूरी संस्था काम सुचारू रूप से चलता रहे। ये किसका काम है? मरम्मत नायक का काम होता है। नंबर 4 पर है निरीक्षक, इसे इंस्पेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका कार्य है, यह उत्पादित वस्तुओं की किस्म की जांच करता है। ये क्या करता है? उत्पादित वस्तुओं की किस्म की जांच करता है।
किस्म की जांच करके वो उसकी परिमाप, जो निर्धारित परिमाप डिसाइड किया गया कि हर पीस, हर चीज ऐसी होनी चाहिए, उससे तुलना करता है। अगर अंतर होने पर, अगर उत्पादित वस्तु वैसी नहीं है जैसा कि परिमाप निर्धारित किया गया है, तो उसे वैसा ही करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित करता है। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट, टेलर की पद्धतियों में फर्स्ट हमने पढ़ा क्रियात्मक फोरमैनशिप, ठीक है। सेकंड पर आता है कार्य का परिमापीकरण, कार्य का परिमापीकरण। इसके अंतर्गत, परिमापीकरण के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं के परिमाप निर्धारण करने वाली प्रक्रियाओं से, इसके अंतर्गत किसी भी एक संस्था में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के परिमाप निर्धारित कर दिए जाते हैं। जैसे समृद्ध, एक दिन का काम क्या होगा, वो कितने घंटे काम करेंगे, कच्चे माल जो यूज किया जाएगा उसका स्टैंडर्ड क्या है, कौन सी मशीन आप यूज करेंगे, औजारों का भी स्टैंडर्ड, यही औजार यूज करेंगे, मशीन यही मशीन आप यूज करेंगे, इनसे संबंधित स्टैंडर्ड का जहां निर्धारण किया जाता है वही कार्य का परिमापीकरण कहलाता है। इसका अभिप्राय विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए परिमाप निर्धारण करने वाली प्रक्रिया से। परिमाप को निर्धारण करते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए कि एक जैसे उत्पादनों का उत्पादन करना चाहिए ताकि आसानी से एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग लाया जा सके। लोगों व मशीनों के निष्पादन के लिए परिमाप निश्चित इसके अंतर्गत किए जाते हैं। जो वैज्ञानिक एफ.डब्ल्यू. टेलर की जो थर्ड टेक्निक है हमारी, वो है सरलीकरण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उत्पादों के अनावश्यक प्रकार, आकार, वजन, गुणवत्ता आदि को समाप्त करना। इसके अंतर्गत जैसे कि हम अपने घरों में भी देखते हैं, कोई भी चीज आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, कोई भी आइटम अगर आप मार्केट से परचेज करते हैं, वो एक विशेष पैकिंग में ही मिलता है। अगर आप चाय पत्ती की बात करें तो वो 100 ग्राम में, फिर हाफ केजी में, फिर 1 केजी के पैकेट में आपको अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि वो 100 ग्राम में, 200 में भी, 300 में भी, 400 में भी, 500 ग्राम में भी आपको अवेलेबल है। यानी कि प्रकार, जो इसके टाइप्स हैं, आप अनावश्यक प्रकार, आकार, वजन, इनको अनावश्यक को समाप्त करना यहाँ पर फोकस होता है। हर एक प्रोड्यूसर जो है, हर एक निर्माता जो है, वो किसी भी चीज की 3-4 ही प्रकार अपने पास रखता है। जैसे शूज निर्माता है कोई, वो 1, 2, 3, 4, 5 साइज में शूज रखता है। ऐसा नहीं है कि वो 1.1, 1.2, 1.3 में शूज अवेलेबल रखता है। इसलिए सरलीकरण में काम को सरल बनाने के लिए वो सरलीकरण को प्रेफरेंस देता है। सरलीकरण के उद्देश्य हो सकते हैं कि मशीनों के प्रयोग में मितव्ययता लाना, क्योंकि अगर आप बहुत सारे प्रकार अपने यहाँ रखेंगे, शूज के साइज रखेंगे, तो मशीन को आपको बार बार सेट करना पड़ेगा, जिससे कि मशीन के खराब होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आपने साइज, आप इतने सारे अलग अलग साइज रखेंगे तो आपको साइज, जो भी चीज आप प्रोड्यूस करें उसको स्टॉक बहुत तरह का हो जाएगा, स्टॉक को मैनेज करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसे नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 पर है कार्यविधि अध्ययन। कार्यविधि अध्ययन जिसे मेथड स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। इसका अभिप्राय एक विशेष क्रिया को करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि की पहचान से है। जैसा कि आप जानते हैं, कार्यविधि अध्ययन, किसी कार्य को करना, किसी भी काम को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। किसी भी काम को आप अनेक तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध कहता है किसी भी काम को करने से पहले आपको उस कार्य से रिलेटेड उस काम को बार बार करके देखिए, और उस काम को करने के बाद सर्वाधिक उपयुक्त जो मेथड सबसे बेस्ट हो, उस मेथड की पहचान करिए, आइडेंटिफाई करिए और उस मेथड को अपनी संस्था में प्रयोग करिए। इसके लिए आप प्रक्रिया चार्ट व ऑपरेशन रिसर्च जहां वो डिपार्टमेंट जहां पर काम को बार बार करके देखा जाता है की सहायता ली जाती है, ताकि एक बेस्ट मेथड को आप चूज कर सकें। इसके जब आप बेस्ट मेथड चूज करते हैं तो कार्यविधि अध्ययन का फायदा क्या होता है कि उत्पादन लागत को न्यूनतम करने पर इसका फोकस रहता है, ताकि गुणवत्ता, क्वालिटी में को अधिकतम किया जा सके। नंबर 5 पर है गति अध्ययन, जैसे कि मोशन स्टडी। इसका अभिप्राय मोशन यानी काम करने की स्पीड, लेबर व मशीन द्वारा काम के दौरान की जाने वाली हरकतें, यानी जब एक लेबर अपना काम कर रहा है उस टाइम वो किस तरह की हरकतें कर रहा है, की जाने वाली हरकतों का गहन अध्ययन करके अनावश्यक हरकतों को समाप्त करना है। यहाँ पर हम एक उदाहरण द्वारा इसे समझाएंगे आपको। उदाहरण के लिए प्रयोग के दौरान ये पाया गया कि मकान बनाने वाला मिस्त्री एक ईंट को लगाने में 18 बार हरकतें करता था, लेकिन अनावश्यक हरकतों को खत्म करके इनको केवल 5 तथा कुछ दशाओं में केवल 2 तक सीमित कर दिया गया। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनावश्यक हरकतों को समाप्त करके और आवश्यक क्रियाओं की संख्या न्यूनतम करने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके और लेबर की स्पीड को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट जो
6 पर जो हमारा पद्धति है वो है समय अध्ययन। जैसे कि नाम से क्लियर है, समय अध्ययन जैसे कि टाइम स्टडी, एक काम को पूरा करने में कितना परिमापित समय लगना चाहिए, यानी कोई भी काम कितने टाइम में पूरा हो जाना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट 1 यूनिट आप बना रहे हैं उसमें कितना टाइम लगना चाहिए, इसके लिए ज्यादातर स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है। इस अध्ययन के समय अध्ययन करने के पीछे उद्देश्य क्या है, ताकि किसी भी काम को में लगने वाले लेबर की लागत का अनुमान लगाया जा सके, श्रम लागत का अनुमान लगाया जा सके, वांछित लेबर की संख्या को निर्धारण किया जा सके और उपयुक्त प्रेरणा योजनाओं का भी निर्धारण किया जा सके। नंबर 7 पर है थकान अध्ययन, फैटिग्यू स्टडी। इसका अभिप्राय एक विशेष काम को पूरा करने में आराम की अवधि में बारंबारता निश्चित करने से है। इसके अंतर्गत यह जो मेथड है, इसका फोकस श्रमिकों के यानी लेबर के को तरोताजा बनाए रखना है, उनकी जो काम करने की कार्यकुशलता है उसका लेवल वही बनाए रखना है जो कि वो सुबह जब आते हैं तब रहे, ताकि उनकी कार्यकुशलता के स्तर को बनाए रखा जा सके। थकान के अनेक अध्ययन हो सकते हैं, जैसे थकान के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे लंबी कार्य अवधि, घटिया कार्य दशाएं, अनुपयुक्त काम, बॉस के साथ खराब संबंध। तो कितना काम करने के बाद वर्कर को थकान की जरूरत है, कब उसे रेस्ट देना चाहिए, रेस्ट के कितनी देर का होना चाहिए, ताकि वो रेस्ट के बाद वापस आकर काम उतनी ही कार्यकुशलता के साथ पूरा कर सके। जो नंबर 8 पर है वो है हमारी विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। टेलर ने श्रमिकों को अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से विभेदात्मक मजदूरी पद्धति को अपनाने पर का परामर्श दिया है। उन्होंने कहा है हमें मजदूरी जो है समय के आधार पर ना देकर मजदूरी काम के आधार पर देनी चाहिए। हमें जो बेस्ट काम कर रहा है, जो ज्यादा काम कर रहा है, उस वर्कर को ज्यादा काम देना चाहिए, यानी जो ज्यादा उत्पादन कर रहा है उसे अच्छा पे स्केल देना चाहिए, जो कम कर रहा है उसे कम देना चाहिए। नंबर 9 पर है मानसिक क्रांति, यानी कि मानसिक क्रांति हमने पहले ही आपको यहाँ बताया था। टेलर जो है वो प्रबंधक और लेबर दोनों को ही अपने सोचने और के तरीकों में परिवर्तन लाने पर बल देता है। वो दोनों से ही कहता है दोनों को एक दूसरे का विरोधी ना बनकर एक दूसरे का सहयोगी बनकर काम करना चाहिए। टेलर स्वामी को कहता है कि आपका भी लेबर के बिना काम नहीं चल सकता, लेबर का भी स्वामी के बिना काम नहीं चल सकता, इसलिए दोनों को एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए। और जब वो इस तरह से सोचने के तरीके में अपने मन स्थिति में परिवर्तन लाते हैं, यही टेलर ने इसी कॉन्सेप्ट को मानसिक क्रांति का नाम दिया है। इसका अभिप्राय प्रबंध वर्ग लेबर वर्ग दोनों की मन स्थिति में परिवर्तन करने से, ताकि वे एक दूसरे की प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग कर सके। थैंक यू।